मलिक साहब का एक्सीडेंट हो गया। Just try to understand. ये मुसीबत खड़ी कर सकता है, आगे चल के नुकसानदेह हो सकता है। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। तो समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। अगर मोहम्मद यार ने अली के सामने अपनी ज़बान खोल दी तो सब खत्म हो जाएगा। सब खत्म का मतलब समझती हो ना? बचोगी तुम भी नहीं। कहीं नजर भी आता है ना, वही मार देना उससे। तुम्हारी जान लेना चाहता हूँ। इतना तड़पते तड़पते तुम्हें मरते हुए देखना चाहता हूँ। तो कुछ सबूत मिलेगा मुझे। तुम्हारी जिंदगी इतनी तंग कर दूंगा कि मौत की दुआ मांगोगी और मौत नहीं आएगी तुम्हें। आज मैं अपनी मोहब्बत को यहीं दफन करता हूँ। तुम्हें क्या लगा था मेरे और मिराल के दरमियान दीवार बनाने में कामयाब हो जाओगी? अली, अभी तो बहुत कुछ होना है। और मैं तुम्हें इतना मौका भी नहीं दूंगा कि तुम मेरी मोहब्बत की कब्र पर आकर फातिहा पढ़ सको। आशिकी ने ली कैसी अंगड़ाई, ये दिल बन बैठा तेरा शैदाई। ये सब कुछ मैंने एलिया के कहने पर की। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था यहाँ का कोई मामला है। तुम्हें मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने रूह खींच ली हो। हर वो इंसान जिसे वो चाहता है मैं उससे छीन लूंगी। जंग आमने सामने से लड़ी जाती है। खुद सामने आओ। क्यों इन गरीबों को मरवा रही हो? जो मुझ जैसे खानदानी शख्स को सूट नहीं करता। मैं अमन चाहता हूं, कमजोर नहीं हूं। समझ जाओ, इससे पहले मैं वो करूं जो मैं करना नहीं चाहता। इसका ख्याल रखो। क्यों किया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों किया? मैंने मना किया था अली खान, आवाज ऊंची करके बात मत करे। मैंने मना किया था ना। एक 2 टके की लड़की की खातिर तो वो 2 टके की लड़की नहीं है। मेरी मोहब्बत है, वो मेरी है, वो यहाँ रहती है, यहाँ रहती है। क्या आशिकी ने ली कैसी अंगड़ाई, ये दिल बन बैठा तेरा शैदाई। मिराल इतने अरसे से एलिया की बातों में क्यों आ रही थी? मतलब क्या वो इतनी बेवकूफ थी कि उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था? एलिया ने मिराल के साथ बिल्कुल यही किया था। उसने मिराल के जहन में अली खान के खिलाफ एक ऐसा बयानिया, एक ऐसा नैरेटिव बिठा दिया था कि मिराल को अपना हर खैर ख्वाह अपना दुश्मन लगने लगा था। एलिया वाकई वो मालवेयर थी जिसने मिराल के दिमाग के डिफेंस मैकेनिज्म को हाईजैक करके अली खान के खिलाफ इस्तेमाल किया। जब मिराल वो फुटेज देखती है ना, तो उसे सिर्फ ये नहीं पता चलता कि इलिया कातिल है, बल्कि उस पर यह भी इंकिशाफ होता है कि उसने खुद अपनी मर्जी से अपने सबसे बड़े दुश्मन पर अंधा एतमाद किया और अपने सच्चे मुहाफिज को यानी अली खान को ठुकराया। ये एहसास तो बहुत तकलीफदेह होगा। बहुत ज्यादा।
उस लम्हे जो निदामत और गुस्सा पैदा होता है वो इंसान की बर्दाश्त से बाहर होता है। और यही वो गुस्सा है जो मिराल को एक इंतहाई बेवकूफ़ाना कदम उठाने पर मजबूर करता है कि वो इलिया से बदला लेने निकल पड़ती है। जे एलिया के पास जाती है और रास्ते में ही शहरोज मुनव्वर के बंदे उसे अगवा कर लेते हैं। शहरोज उसे किसी सुनसान गोदाम या किसी फैक्ट्री में कैद नहीं करता, बल्कि उसे उसी के वालिदैन के घर ले जाता है। अली खान किसी तरह मिराल को बचा लेता है और इस सब में शहरोज मुनव्वर के पैर पर गोली लगती है और बाद में हमें पता चलता है कि वो हमेशा के लिए अपाहिज हो गया है। कहानी में एलिया को तो पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उसके हाथों में हथकड़ियां लग जाती हैं, यानी हम कह सकते हैं कि इंसानी कानून अपना काम कर देता है। बिल्कुल, उसे जमीनी सजा मिल जाती है। याकूब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है और अली खान को बताता है कि मलिक हशमत जिस प्राइवेट जहाज में भागा था वो क्रैश हो गया है और हशमत मारा गया है। और इस खबर के साथ ही नाजरीन को वो हतमी सुकून मिलता है जिसका वो किस्त एक से इंतजार कर रहे थे। दुनिया में हर बुरे काम का बुरा अंजाम होता है, चाहे वो नजर आए या ना आए। जब अली खान ये खबर सुनता है तो उसके चेहरे पर सिर्फ खुशी नहीं होती। हाँ, मैंने नोट किया, वो एक तवील थकावट के बाद का इत्मीनान होता है। जी, उसे ये एहसास होता है कि उसे अब और भागने की जरूरत नहीं है। कायनात ने खुद उसके वालिदैन का बदला ले लिया है, उसका बोझ उतर गया है। और फिर कहानी अपने आखिरी और मैं कहूँगी कि सबसे खूबसूरत मरहले में दाखिल होती है। इंतकाम और इंसाफ का ये बोझ उतरने के बाद अब बारी है जख्मों को भरने की। हीलिंग का प्रोसेस शुरू होता है। बिल्कुल। मिराल रोते हुए अली खान और दादी से अपने रवैये की माफ़ी मांगती है। दादी ना सिर्फ उसे खुले दिल से माफ़ करती हैं, बल्कि खुश होकर उन्हें हनीमून पर स्विट्ज़रलैंड भेज देती हैं। अली खान और मिराल की ज़िंदगी अब तक जिन गलियों, जिन घरों और जिन शहरों में गुजरी, वो सब सदमों, साजिशों और खून आलूद यादों से भरे हुए थे। तो स्विट्ज़रलैंड का इंतखाब महज एक पुरकशिश लोकेशन नहीं है उनके लिए, एक ऐसी नई जगह जहाँ उनके माजी का कोई साया नहीं है। और ये जो जोग्राफियाई तब्दीली है ना, ये दरअसल उनके अंदरूनी हालात की तब्दीली की भी अक्कासी करती है। मिराल की अचानक तबीयत खराब होती है और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर मुस्कुराते हुए बताता है कि वो हामिला है। दादी को जब फोन पर यह खबर मिलती है तो उनकी खुशी तो दीदनी होती है। वो तो खुशी से झूम उठती हैं। मलिक हशमत और एलिया के मकासद क्या थे? वो तो सब कुछ खत्म करना चाहते थे। वो मौत बांट रहे थे। उन्होंने अली खान के वालिदैन को मारा। वो अली खान की जिंदगी और उसके वजूद को ही मिटाना चाहते थे। उनका असल हदफ एक पूरी नस्ल का खात्मा था। ये इस बात का खत्मी ऐलान है कि विलन जिस वजूद को ख़त्म करना चाहता था वो ना सिर्फ बच गया है, बल्कि उसने एक नई जिंदगी को जन्म देकर मौत के फलसफे को ही शिकस्त दे दी है। नया बच्चा इस बात की अलामत है कि जुल्म और तबाही का जो साइकिल चल रहा था वह मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। ये सिर्फ एक हीरो और हीरोइन की जाती जीत नहीं है, ये तबाही के ऊपर तख्लीक की फतह है। क्या कमाल की बात की आपने। हमने देखा कि शदाई सिर्फ एक शख्स के इंतकाम की कहानी नहीं थी। जी नहीं, ये उस सफर की कहानी थी कि कैसे एक इंसान का जहन मैनिपुलेशन के मॉलवेयर से निकलकर हकीकत का सामना करता है, कैसे एक जालिम का गुरूर उसी के नाकारा जिस्म में कैद हो जाता है, और कैसे नामुकम्मल इंसानी कानून की जगह कायनात का निजाम अपना फैसला सुनाता है। और सबसे बढ़कर ये कि कैसे एक नस्ल कुशी की साजिश नई जिंदगी के जन्म पर आकर दम तोड़ती है। वो किसी आम गुस्से की हालत में नहीं है, बल्कि वो इस रिश्ते की कब्र खोदने का बाकायदा ऐलान कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं इतना मौका भी नहीं दूंगा कि तुम इस मोहब्बत की कब्र पर आके फातिहा पढ़ सको। कहानी तो इससे कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी है। बिल्कुल। कैसे एक ताकतवर खानदान जो बाहर से बिल्कुल नाकाबिले तस्खीर लगता है, अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका है। ये वाकई एक ऐसा मोड़ है जहां किरदारों की बरसों की मेहनत, उनका बनाया हुआ तशख्खुस और रिश्तों का जो एक भरम होता है ना, वो एक ही लम्हे में रेजा रेजा होता नजर आता है। इस किस्त में एक वाहिद किरदार की एंट्री और मालूमात के एक छोटे से तबादले ने पूरे खानदान की बिसात को रातों रात उलट कर रख दिया है। क्योंकि ये सिर्फ कहानी का कोई आम मोड़ नहीं है, बल्कि इंसानी नफ्सियात की एक बहुत गहरी जंग है। लेकिन मसला तो ये है ना कि इलिया खौफजदा होने के बजाय मजीद ताकतवर हो जाती है। बिल्कुल, यही तो ट्विस्ट है। इलिया उस वक्त बिल्कुल उस शख्स की तरह है जिसने अंधेरे में गलती से मेन स्विच पर हाथ रख दिया है और अब उसे पता है कि इस पूरे घर की बिजली कहां से कटनी है। इलिया ने इस नाम को धमकी नहीं, एक मौके के तौर पर लिया है। और यही वो नुक्ता है जहां कहानी में ताकत का तवाजुन मुकम्मल तौर पर एलिया के हक में झुक जाता है। जी,
यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरानकुन है वो ये है कि मालूमात ही असल ताकत है। एलिया अब तक अंधेरे में तीर चला रही थी। वो जानती थी कि अली के पास कोई ऐसा मोहरा है जो उसे हर बार बचा लेता है, लेकिन वो मोहरा कौन है ये इसे नहीं पता था। बिल्कुल, ये उसके लिए एक मुअम्मा था। मोराल की जबान फिसलने से या इसके इस जज्बाती वार से एलिया को वो वाज़े हदफ मिल गया है जिस पर अब उसे सीधा हमला करना है। यानी अब उसे अली से लड़ने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल नहीं, उसे सिर्फ अली के उस मददगार को रास्ते से हटाना है। और इसका नतीजा ये निकलता है कि मोराल ने एलिया को पीछे धकेलने के बजाय उल्टा एलिया के लिए रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है। बिल्कुल, और एलिया के तासुरात और उसका रद्द अमल बताता है कि वो अब दिफाई पोजीशन से निकलकर मुकम्मल तौर पर हमलावर होने के लिए तैयार है। उसे अब अली की ताकत के सरचश्मे का इल्म हो चुका है और वो जानती है कि अगर उस सरचश्मे को निशाना बनाया जाए तो अली खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएगा। सही। और ये एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है, क्योंकि जब आपके दुश्मन को आपकी सबसे बड़ी ताकत का पता चल जाए तो आप दरअसल बेबस हो चुके होते हैं। लेकिन एलिया के हमले से पहले ही वो सरचश्मा यानी मोहम्मद यार वो खुद ही एक तूफान बनकर सामने आ जाता है और यहीं से कहानी एक नया और बहुत ही गैर मुतवक्का रुख लेती है। ये जुमला कि नस्लें खत्म और बर्बाद हो जाएंगी, ये वाकई कोई मामूली बात नहीं है। हाँ ना? एक ऐसा शख्स जो खानदान का वफादार समझा जाता हो, जिसका काम सिर्फ अहकामात की बजावरी हो, उसका इस हद तक जाना जाहिर करता है कि पानी सर से गुजर चुका है। देख रहा है कि खानदान के अंदर की ये साजिशें अब उनकी बुनियादों को खा रही हैं। वो जानता है कि जब अंदरूनी दीवारें गिरती हैं तो पूरी इमारत तबाह हो जाती है। अली का ये जज्बाती जुनून यहाँ रुकता नहीं है। बीवी को कैद करने के बाद अली सीधा अपनी दादी के पास जाता है और एक नया शिकवा खड़ा कर देता है। और यही वो मुकाम है जहां कहानी हाल के इंतकाम से निकलकर माजी के सायों और राजों से जुड़ जाती है। जी हाँ, अली दादी से पूछता है कि कहीं उसके माँ बाप को एलिया और उसके भाई ने तो कत्ल नहीं किया। मतलब वो हर बुराई का मरकज अब एलिया को समझ रहा है। बिल्कुल, अली का जहन इस वक्त साजिशों का एक बहुत बड़ा जाल बन रहा है। उसे लग रहा है कि जो लोग आज उसके खानदान की नस्लें मिटाने की धमकियां दे रहे हैं, यकीनन वही लोग माजी में भी उसके वालिदैन के खून के प्यासे रहे होंगे। कहानी का ये नया मोड़ एक बहुत बड़े खतरे से शुरू होता है। असल में एलिया पाकिस्तान वापस आ चुकी है और अली खान को बखूबी अंदाजा है कि ये वापसी कोई आम बात नहीं है। क्योंकि एलिया का एक ही मकसद है, मिराल के जहन में दोबारा से जहर घोलना। बिल्कुल, अब इस सूरत हाल से निमटने के लिए अली खान को महज बातों या तसल्लियों की नहीं बल्कि एक ठोस सबूत की जरूरत थी। तो वो मिराल से वादा करता है कि वो ये साबित करके रहेगा कि मिराल के वालिदैन की मौत की असल जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद एलिया है। सही। और फिर वो याकूब के साथ सीधा एलिया के घर पहुंच जाता है। हाँ, और यहाँ एलिया हर्फ बहर्फ अपने जुर्म का इतराफ कर लेती है। मतलब वो मान लेती है कि मिराल के वालिदैन का एक्सीडेंट उसी ने करवाया था और साथ ही वो अली खान को भी जान से मारने की धमकी दे डालती है। और मजे की बात यह है कि इसे इस बात का बिल्कुल भी इदराक नहीं होता कि उसके ऐन पीछे खड़ा याकूब अपने मोबाइल फोन से उसके इस पूरे एतराफे जुर्म की बाकायदा वीडियो बना रहा है। क्या ये महज हिमाकत नहीं है? किस लिहाज से? इस लिहाज से कि आप अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने अपने ही ड्राइंग रूम में खड़े होकर इतने बड़े कत्ल का एतराफ कर रही हैं। क्या ये एलिया की ओवर कॉन्फिडेंस या हद से ज्यादा पुरएतमाद होने की निशानी नहीं? हाँ, ये तो है। हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं ना कि विलन अपनी जीत का जश्न मनाने से पहले ही हीरो को अपना सारा मास्टर प्लान खुद ही तफसील से बता देता है। तो क्या हकीकी जिंदगी में या ऐसी पेचीदा कहानियों में लोग वाकई इतने बेवकूफ होते हैं? जब कोई इंसान और खास तौर पर कोई मुजरिम मुसलसल कई सालों तक दूसरों को बेवकूफ बनाने में कामयाब रहता है ना, तो उसके अंदर एक अजीब सा गॉड कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। एलिया को लगता था कि वो नाकाबिल तस्खीर है। मतलब उसे लगा कि अली खान उसके घर में खड़ा होकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल, वो दरअसल सिर्फ धमकी नहीं दे रही थी, वो अपनी ताकत और अपनी जहानत का जश्न मना रही थी। उसे लग रहा था कि वो मुकम्मल कंट्रोल में है।
यानी वो इस सनसनी को एंजॉय कर रही थी जो एक शातिर दिमाग को अपनी बालादस्ती साबित करने से मिलती है। हम अक्सर इसे आम जिंदगी में भी देखते हैं। हाँ बिल्कुल देखते हैं। शायद कत्ल या इंतकाम के इतने बड़े मामलात में तो नहीं, लेकिन दफ्तरी सियासत में या खानदानी झगड़ों में जो शख्स खुद को कमरे में सबसे ज्यादा स्मार्ट और ताकतवर समझता है, वही अक्सर जरूरत से ज्यादा पुरजोश होकर कोई ऐसी ईमेल रिप्लाई ऑल कर देता है या कोई ऐसी बात कह जाता है जो सीधा उसके गले पड़ जाती है। ये अपने बिल्कुल दुरुस्त मुवाजना किया है। ये जो अना होती है ना, ये इंसान के दिमाग में खतरे को भांपने वाले अलार्म को मुकम्मल तौर पर बंद कर देती है। ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। जी, एलिया ये समझ रही थी कि वो अली खान को नफ्सियाती तौर पर कुचल रही है। वो इस ज़ौम में इतनी अंधी हो चुकी थी कि वो इस बात पर ध्यान ही नहीं दे सकी कि याकूब पीछे खड़ा क्या कर रहा है। और यहाँ टेक्नोलॉजी का किरदार बहुत अहम है। हाँ, टेक्नोलॉजी ने तो गेम ही बदल दी। एक वक्त था जब ऐसे एतराफ सिर्फ हवा में तहलील हो जाते थे और बाद में मुजरिम साफ मुकर जाता था, क्योंकि साबित करना तो नामुमकिन होता था। लेकिन आज के दौर में आपकी जेब में मौजूद एक छोटा सा कैमरा आपके 20 साल के गुरूर को 1 सेकंड में खाक में मिला सकता है। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी ने इस मामले में एक खामोश लेकिन सबसे महलिक हथियार का काम किया है। और फिर ये डिजिटल हथियार चल जाता है और सीधा निशाने पर लगता है। और फिर मिराल का रिएक्शन तो बनता था। जी हाँ, अली खान जब घर आकर मिराल को नहीं बाता तो वो खतरा महसूस करते हुए वो एतराफी वीडियो सीधी मिराल के मोबाइल पर भेज देता है। अब मिराल के पास वो वीडियो पहुंच चुकी है। वो इसे देखती है और उसका रद्द अमल बिल्कुल वही होता है जिसकी तवक्को थी। वो आलिया के घर पहुंचकर सीधा उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारती है। हाँ, उसे धोखेबाज कहती है और जान से मारने की धमकी भी देती है। लेकिन मुझे एलिया के जवाबी वार ने ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। वो दिफाई पोजीशन में जाने वाली तो है नहीं। बिल्कुल, वो दिफाई पोजीशन में जाने या माफी मांगने के बजाय मोराल को रस्सियों से बांध देती है और फिर एक और बम गिरा देती है। जी, वो उसे बताती है कि अली खान के वालिदैन का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि खुद एलिया के भाई मलिक हिशमत ने किया था। आह भाई, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी उबलते हुए बर्तन पर जबरदस्ती ढक्कन दबा कर बैठे हों। 20 साल से एलिया ने इन राजों को दबा रखा था। जैसे ही एक सच बाहर निकला, अंदर का सारा दबाव फट पड़ा और उसने हर उस शख्स को जला दिया जो करीब था। जब विलन फंसता है तो क्या वो नफ्सियाती तौर पर दूसरों को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ देने के लिए अपने सारे छुपे हुए पत्ते शो कर देता है? क्या ये उसकी आखिरी मायूसकुन कोशिश होती है जख्म देने की? जब एक इंसान, खास तौर पर वो जो बुराई के रास्ते पर हो, ये देखता है कि उसके हाथ से सारा कंट्रोल निकल रहा है, तो वो तबाही के मोड में चला जाता है। एलिया जानती थी कि वो मिराल की नजरों में हमेशा के लिए गिर चुकी है। उसका बिछाया हुआ जाल अब टूट चुका था। अब उसके पास मिराल को तकलीफ देने का वाहिद रास्ता ये था कि वो उसे एक ऐसी हकीकत बताए जो उसकी रूह को छलनी कर दे। सही। वो मिराल को ये महसूस करवाना चाहती थी कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि अली खान और उसका खानदान भी उनके रहमो करम पर था। लेकिन इस गुस्से और इंतकाम की आग में एलिया ये नहीं समझ पाई कि इस इंकशाफ ने दरअसल कहानी में इंतकाम का दायरा मुकम्मल कर दिया है। अब तक मुराल और अली खान एक दूसरे से उलझे हुए थे। ठीक है। उनके रिश्ते में हमेशा से एक तनाव था, एक अदम एतमाद की फिजा थी जिसे एलिया मुसलसल हवा दे रही थी। हाँ, वो तो था। लेकिन अब उन दोनों का दुख मुश्तरक हो चुका है। ठीक है। मुराल के वालिदैन को एलिया ने मरवाया और अली के वालिदैन को एलिया के भाई मलिक हिशमत ने। जी। दोनों एक ही जालिम खानदान का शिकार हुए। मुश्तरका दुख, या जिसे हम ट्रॉमा कहते हैं, वो रिश्तों की हरकियात को यकसर तब्दील कर देता है। मतलब वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जी। जब दो लोग एक ही तरह के सदमे से गुजरते हैं तो उनके दरमियान एक ऐसी हमदर्दी पैदा होती है जो आम हालात में नामुमकिन होती है। अब वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ खड़े हैं। क्या जबरदस्त नुक्ता है। एलिया ने उन्हें तोड़ने के लिए ये राज बताया था, लेकिन दर हकीकत उसने नादानिस्ता तौर पर उनके दर्द को एक करके उन्हें अंदर से एक कर दिया। मुश्तरका दर्द किस तरह इंसानों को अंदरूनी सतह पर रीवायर कर देता है, ये उसका अमली नमूना है। वो जो दीवार थी शुकूक व शुबहात की, वो खुद एलिया ने गिरा दी। बिल्कुल।
लेकिन इसी अफरा तफरी में ना ड्रामे में एक और किरदार की एंट्री होती है, शेरोज मुनव्वर। वो वहां आकर मिराल के साथ जबरदस्ती निकाह करने का ऐलान करता है। हाँ, एक और मुसीबत। यानी मुसीबतों का पहाड़ एक ही वक्त में टूट पड़ता है। मिराल जो अभी अभी इतने बड़े सदमे से गुजरी है, अब शेरोज मुनव्वर और एलिया के चुंगल में जिस्मानी और नफसियाती तौर पर कैद हो चुकी है। अब सवाल ये था कि अली खान उसे इस जाल से निकालेगा कैसे, क्योंकि वक्त बहुत कम था और खतरा बहुत बड़ा। और यहीं से कहानी क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है और मुझे यहाँ थोड़ी सी हंसी भी आई। हंसी क्यों आई? वो असल में अली खान फौरन याकूब की मदद से मिराल के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। फिर अचानक एक नामालूम सोर्स से अली के मोबाइल पर मिराल की रस्सियों से बंधी हुई वीडियो आती है। और वो बैकग्राउंड देखकर पहचान जाता है। हाँ, वो पहचान जाता है कि ये एलिया का घर है। हम अक्सर देखते हैं कि ऐसी कहानियों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिर्फ उसी वक्त काम करती है जब प्लॉट को उसकी जरूरत ना हो, और जब हीरो को वाकई शदीद जरूरत होती है तो लोकेशन ट्रेसिंग जैसी बुनियादी चीज फेल हो जाती है। मुजरिम अपने ही बिछाए हुए जाल में अपने ही डिजिटल फुटप्रिंट से फंसता है। जरा गौर करें, जिस कैमरे और वीडियो का इस्तेमाल करके एलिया और उसके साथी मिराल पर दबाव डालना चाहते थे, वही वीडियो किसी न किसी तरह अली खान तक पहुंचकर उनकी अपनी तबाही का रास्ता दिखा देती है। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आप इसे किस्मत कह लें, कायनात का अपना इंसाफ करने का तरीका कह लें, या मुकद्दर की मुदाखलत। पैगाम ये है कि जहां इंसान की अपनी सारी तदबीरें फेल हो जाती हैं, वहां बुराई खुद ही कोई ऐसा सुराख छोड़ देती है जो सच्चाई को रास्ता दिखा देता है। ये वाकई खूबसूरत जाविया है उसे देखने का। उनका अपना फैलाया हुआ खौफ ही उनके गले पड़ गया। और इसके बाद अली खान का रद्द अमल देखें। वो जज्बात में आकर अकेला सुपर हीरो बनकर दरवाजे तोड़ने नहीं जाता। बिल्कुल, वो समझदारी दिखाता है। हाँ, वो सीधा पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाता है। और दूसरी तरफ मुजरिमों का हाल देखें। जैसे ही ये खबर मलिक हशमत तक पहुंचती है कि पुलिस में रिपोर्ट हो गई है, तो वो शख्स जिसने इतनी बेदर्दी से अली के वालिदैन को मरवाया था, घबराहट के आलम में अपने और एलिया के लिए ऑस्ट्रेलिया की टिकटें बुक करवाकर एयरपोर्ट की तरफ भागता है। यहाँ इस बात पर गौर करना बहुत ज़रूरी है कि कानून और सच्चाई का खौफ इंसान को कितना खोखला कर देता है। जो लोग इतने सालों से खुदा बने बैठे थे, वो पुलिस का नाम सुनते ही मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। सही बात है। बुराई बज़ाहिर बहुत ताकतवर लगती है, लेकिन अंदर से वो उतनी ही बुज़दिल होती है। जब सच्चाई पूरी तरह अपने खौल से बाहर आ जाए ना, तो कानून की गिरफ्त से बचना नामुमकिन हो जाता है। और फिर अली खान पुलिस को लेकर ऐन वक्त पर एलिया के घर पहुंचता है, शेरोज मुनव्वर को रंगे हाथों पकड़वाता है और मुराल को आजाद करवाता है। और फिर वो लम्हा आता है जो वाकई जज्बात से भरा हुआ है। मुराल अली खान से अपने पिछले तमाम रवैयों की माफी मांगती है और फिर वो उसे मुल्क हशमत की हकीकत बताती है। वो सच कि अली के वालिदैन का असल कातिल कौन है। मैं ये सोच रहा था कि अली खान के लिए वो लम्हा कितना भारी होगा। आपको अचानक पता चले कि जिस शख्स को आप इतने सालों से जानते हैं, वही आपके खानदान की तबाही का जिम्मेदार है। यकीनन उसका गुस्सा आसमान को छू रहा होगा। वो गुस्सा बिल्कुल फितरी है। इतने सालों का धोखा जब एक लम्हे में सामने आता है ना, तो इंसान का दिमाग माऊफ हो जाता है। लेकिन यहाँ कुदरत का इंसाफ देखें। इससे पहले कि अली खान खुद को इंतहाई कदम उठाता और अपने हाथ गंदे करता, उसे पुलिस की तरफ से कॉल आ जाती है। जी हाँ, खुशकिस्मती से सिस्टम ने काम किया। पुलिस बताती है कि उन्होंने एलिया और मलिक हशमत को एयरपोर्ट से भागते हुए गिरफ्तार कर लिया है। जालिम बिल आखिर पकड़े गए। हाँ, वो एयरपोर्ट का रनवे जो उनकी आजादी का रास्ता बनना था, दरअसल उनके लिए जेल का दरवाजा बन गया। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग जिन्होंने इतने साल धोखे और झूठ के साए में गुजारे, उनकी जिंदगी में एक बिल्कुल नया मोड़ आता है, एक नई शुरुआत। बिल्कुल। ये खुशखबरी सुनकर मुराल और अली घर वापस आते हैं। अब उनके दरमियान की तमाम दूरियां खत्म हो चुकी हैं। उनकी मोहब्बत पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो जाती है। पर वो इसलिए क्योंकि अब उनके दरमियान कोई राज नहीं रहा।
जिस जहरीली बुनियाद पे एलिया ने उन्हें खड़ा किया था, वो बुनियाद अब गिर चुकी है और उन्होंने सच्चाई की एक नई और मजबूत बुनियाद रख ली है। और फिर कहानी को एक मुकम्मल अंजाम देने के लिए कुछ दिन बाद मराल अली को ये खुशखबरी सुनाती है कि वो हामिला है। अली ये खबर सुनकर इतना खुश होता है कि वो फौरन जाकर अपनी दादी फातिमा को ये बताता है। ये बहुत प्यारा सीन था। बहुत। अगर मैं इस पूरे सफर को एक मंजर में बयान करूं ना, तो ये एक बहुत तवील, काली और तूफानी रात के बाद निकलने वाली एक इंतहाई पुरसुकून और रोशन सुबह की तरह है। सब कुछ बिखरने के बाद अब ये नई जिंदगी की नवीद, इस हमल की खबर उन तमाम जख्मों पर मरहम रख देती है। और मैं समझती हूँ कि इस अंजाम में एक बहुत गहरा अलामती पैगाम भी छुपा है। इतने सालों की मौत, इंतकाम और साजिशों के बाद एक नई जिंदगी का वजूद में आना इस बात की नवीद है कि बुराई बिलाखिर अपने ही बोझ तले दब कर खत्म हो जाती है। सही। वो रिश्ते जो इतने गहरे सदमात, सच्चाई की कड़वाहट और मुश्तरका कुर्बानियों से गुजरने के बाद भी कायम रहते हैं, वो दरअसल नई जिंदगी को जन्म देने के काबिल होते हैं। एलिया और हशमत ने तबाही फैलाई, लेकिन मिराल और अली ने इस तबाही के मलबे से एक नई शुरुआत की। और दादी फातिमा तक इस खबर का पहुंचना, उसमें भी तो एक खास अलामत पोशीदा है ना? मैं ये सोच रहा था कि खानदानी कहानियों में बुजुर्गों की अहमियत सिर्फ रिवायती नहीं होती। आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदही की है। दादी फातिमा दरअसल खानदान की जड़ों की अलामत हैं। उन तक इस नई जिंदगी की खबर पहुंचना इस बात को जाहिर करता है कि जालिमों ने इस खानदान के दरख्त को काटने की जो कोशिश की थी, वो नाकाम हो गई। वाह, क्या बात है। इस दरख्त पर नई कोपलें फूट आई हैं। खानदानी बका और नस्ल का आगे बढ़ना दरअसल विलन के मुकम्मल तौर पर हार जाने की सबसे बड़ी निशानी है। ये सिर्फ एक बच्चे की खबर नहीं है, ये हक की फतह और जिंदगी के तसलसल का बाकायदा ऐलान है। उन्होंने नस्लों को मिटाने का मंसूबा बनाया था, लेकिन जिंदगी ने मौत को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दी। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। आज की इस गहरी गुफ्तगू में हमने वाकई बहुत कुछ सीखा और समझा। हमने शुरुआत की थी एक स्मार्टफोन की छोटी सी वीडियो से, जिसने 20 साल पुराने किले की ईंट से ईंट बजा दी, और हमने देखा कि कैसे मुश्तरका दुख दुश्मनों को भी एक मजबूत अकाई में बदल सकता है। बिल्कुल। झूठ कितना ही ताकतवर और मुनज़्ज़म क्यों ना हो, इंसान की अपनी अना, उसका अपना गुरूर उसे एक दिन जरूर नंगा कर देता है कि वो अपने ही हाथों अपने खिलाफ सबूत दे बैठता है। और सच्चाई, चाहे उसे मानना कितना ही तकलीफदायक क्यों ना हो, जख्मों को भरने और एक नई मजबूत शुरुआत की बुनियाद बनती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस तमाम सफर और तज्जिए के बाद यहाँ सोचने के लिए एक बहुत गहरा सवाल जन्म लेता है। जब हम धोखे, जुल्म और फिर इंतकाम की ऐसी दास्तानें देखते या सुनते हैं, तो क्या हकीकी सुकून मुजरमों के सलाखों के पीछे जाने से मिलता है, या फिर उसके बाद शुरू होने वाली उस नई और पुरसुकून जिंदगी से जो तूफान गुजर जाने के बाद पनपती है? और सबसे अहम बात, क्या गुजरे हुए कल का सच वाकई कभी भी मुकम्मल तौर पर दफन हो सकता है, चाहे इसे झूठ, फरेब और साजिशों की धूल तले कितना ही क्यों न छुपा दिया जाए? क्या कायनात या वक्त हमेशा कोई ना कोई ऐसा कैमरा, कोई ना कोई ऐसा कमजोर लम्हा तराश ही लेता है जो उस सच को सतह पर ले आए? इस ख्याल पर जरूर गौर कीजिएगा। आज की इस तज्जियाती निशिस्त में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। इश्क लेके यार की खोज में निकले दो नैन दीवाने। आप कौन है? अब्दुल्लापुर का देवदास। ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो। ऐसा नहीं हो सकता। शब गहरी होते ही हवेली के पिछले दरवाजे से आकर अपना छाता ले जाएगा। भूली हुई चीजें हम नहीं रखते कुर्बानो। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारा देवदास कोई और हो। उसे कहो कि मुझे सिर्फ एक दफा उससे मिलवा दे, प्लीज मिलवा दे। मैं उसे नहीं कहूंगी कि मेरे दिल का हाल पूछे, मुझे अपने साथ नहीं लेके जाए, कहीं नहीं लेके जाए अपने साथ, मगर प्लीज मुझे अपना नाम लेके चला जाए।
गुलबानो, गुलबानो मेरी बात सुनो। मेरे अंदर जो जंग जा रही थी ना, खत्म हो गई। कुदरत ने तुम्हें अगर यहाँ तक पहुंचाया है ना, तो सब कुछ तकदीर के धारे पर छोड़ दो। जब कुछ समझ में नहीं आता ना, तो बेहतर यही है कि उसे मुकद्दर पे छोड़ दो। अल्लाह बेहतर करेगा। इश्क लेके यार की खोज में निकले दो नैन दीवाने। दो नैन फकीर बने तेरी लगन में निकले, हम जिक्र तेरे लेकर डर डर निकले। मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल गई। मैं तुम्हारी मुजरिम। मैंने तो बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम नहीं जा सकते इस तरह। तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, हमें तुमसे प्यार करते हो। हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। हम दोनों एक दूसरे के बगैर बिखर जाएंगे, नहीं रह पाएंगे। हम जिक्र तेरे लेकर डर डर निकले। दूसरी तरफ गुलबानो, जो पूरी तरह इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी, उसे एक और इम्तिहान का सामना था। उसका लालची चाचा सलावत, जो अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता था और साथ ही साथ गुलबानो की सारी जायदाद पर कब्जा करना चाहता था। वह एक खौफनाक प्लान बनाता है। इससे पहले कि गुलबानो का कहीं और निकाह हो जाए, उसे ढूंढ कर मार दिया जाए, ताकि विरासती कानून के तहत सारी जायदाद हमारे खानदान के हिस्से में आ जाए। काशिफ को एक झूठे केस में फंसाकर गुलबानो को अपने साथ ले आता है और उसे कमरे में बंद कर देता है। कमरे में बंद करके आ रहा हूं उसे। दरवाजा खोलो। जब काशिफ की माँ ये सब देखती है तो उसका दिल कांप जाता है और वो फखर को फोन करके सब बता देती है। फखर, जो अब तक अपनी मोहब्बत से बहुत दूर चला गया था, एक बार फिर गुलबानो को बचाने का इरादा कर लेता है। वो अब्दुल्लाहपुर जाता है और काशिफ को जेल से बाहर निकलवाता है। अब सिर्फ काशिफ की आजादी काफी नहीं थी, सलावत को बर्बाद करने की भी कसम खा लेता है। एक तरफ सलावत को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। Project has been won by Fakhar Group of Industries. उनको ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना चाहिए था। फखर, दूसरी तरफ जहां आरा सलावत की सियासत मिट्टी में मिला देती है, बेबस हो जाता है। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता और वह जहां आरा से मदद मांगने सफेद हवेली चला जाता है, वहां जहां आरा सलावत के सामने सच्चाई का आईना रख देती है और कहती है, क्या तुम्हें मालूम है सलावत कि मैंने तुम्हारे खून को तुम्हारी ही बीवी के हाथों मरवा दिया था। ये लो, गुलबानो को भुलाने के लिए ये सबसे मौसर दवा है।
ये सुनकर सलावत के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो हैरानी, गम और गुस्से के बीच में फंस जाता है। और जहारा बेगम तो इस खेल से दूर थी। तुम्हारी चाल ने मुझे वार करने पे मजबूर किया है। उधर गुलबानो सलावत के चंगुल से निकलने के बाद कंदील और काशिफ से शिकायत करती है। तुमने मुझे झूठ बोला है, धोखा दिया तुमने मुझे। चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे अकेला। काशिफ उसके जज्बात सुनकर समझ जाता है कि इसका अब सिर्फ एक ही हल है और वो है गुलबानो की आजादी। वह गुलबानो को निकाह के बंधन से आजाद करने का फैसला कर लेता है। मगर फखर, वह तो जैसे पत्थर का बन चुका होता है। उसकी खामोशी महसूस की जा सकती थी। उसकी आंखों में बहुत कुछ था, दुख, मोहब्बत और कुर्बानी, मगर वो चुप था। गुलबानो उसकी खामोशी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसके दिल में नया डर पैदा हो गया था कि कहीं फखर अपनी खाला और दोस्त के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी न दे डाले। माफ कर दो। प्लीज, मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल गई। तेरा दिल तोड़ा, जाने क्या हो गया। उम्मीदें मर गए, प्यार कहे खो गया। सफेद हवेली जाने का फैसला करती है। फखर उसे लेकर सफेद हवेली की तरफ सफर पर निकल पड़ता है। रास्ते में गुलबानो एक दरगाह पर रुकती है। उसका दिल टूट रहा होता है। कह दे तू कुछ, मुझे सांस आ जाए। खामोशी तेरी मुझे मार जाए। अगर एक दफा तू पलट आए, ये टूटा दिल फिर मुस्कुराए। बेबसी के आलम में दुआ करती है, ऐ अल्लाह, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मेरा देवदास मुझे लौटा दे। मैं मजबूर हूँ ख़ारों के तड़पूं, वो मुख्तार है, कुछ दिन बाद शहंशाह और फखर की मुलाकात होती है। शहंशाह फखर को समझाता है, अगर तुम एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हो तो तुम दोनों का एक होना जरूरी है। फखर शहंशाह की बात मान जाता है और सफेद हवेली जाने का फैसला करता है। आखिर में वह जगह जहाँ से कहानी शुरू होती है, सफेद हवेली, वहीं उनका मिलन हो जाता है। गुलबानो की आंखों में अब खुशी के आंसू थे। जहाँ आरा और शहंशाह की भी शादी हो जाती है और सफेद हवेली में एक नया सूरज निकलता है, मोहब्बत का, वफादारी का और एक नए सफर का। इस तरह गुलबानो को अपना असली देवदास मिल जाता है और कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ मुकम्मल हो जाती है।